Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन DLED सेकेंड ईयर के PYQ का पार्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको सॉल्व आंसर दिखाने वाली हूँ इसके, और कैसे लिख सकते हो वो भी टिप्स और ट्रिक्स फॉर बताने वाली हूँ। पिछली बार जो आपका साइकोलॉजिकल में PYQ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डेफिनेशंस मैंने बताए थे, उनमें से 99% पेपर आपका आया था। चाहे तो आप मैच करके भी देख सकते हैं। तो इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली पढ़ना और अच्छे से रिवाइज करना सारे क्वेश्चंस को। अब देखो 16th क्वेश्चन क्या आता है हमारा। हाउ डज आइडियलिज्म डिटरमाइन द मेथड ऑफ टीचिंग इन अ क्लासरूम। आइडियलिज्म कैसे डिटरमाइन करता है मेथड ऑफ टीचिंग को एक क्लासरूम में। आपको इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसमें आपके पास पार्ट 3 में 8 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और आपको इसका आंसर 100 वर्ड्स में देना होगा। ओके, चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। सबसे पहले तो आइडियलिज्म जो होता है ये फिलॉसफी होती है जो बिलीव करती है कि आइडियाज, वैल्यूज और स्पिरिचुअल रियलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन एनी मटेरियल थिंग। कोई भी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे आइडियाज, वैल्यूज और स्पिरिचुअल रियलिटी होती है। एजुकेशन में ये फोकस करता है मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में एक बच्चे के। आइडियलिज्म डिटरमाइन करता है टीचिंग मेथड्स बाय गिविंग इम्पोर्टेंस टू द टीचर्स रोल, कि वो टीचर जो है वो एक एज अ गाइडर और एज अ मॉरल मॉडल जो है वो बनेंगी। ये सपोर्ट करता है मेथड्स को, जैसे लेक्चर मेथड, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर, सोक्रेटिक मेथड। ये जो मेथड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बच्चों को कि बच्चों के अंदर थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो और मॉरल वैल्यूज डेवलप हो। आइडियलिज्म बिलीव करता है कि नॉलेज जो है वो बच्चे के माइंड से आती है। तो टीचिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, इंकरेज करनी चाहिए रिफ्लेक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइल टीचिंग ऑनेस्टी, जब एक टीचर जो है बच्चे को ऑनेस्टी पढ़ा रही है तो टीचर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स एक्सप्लेन करेंगी फ्रॉम महात्मा गांधी लाइफ और एक क्लासरूम डिस्कशन को कंडक्ट करेंगी। तो आइडियलिज्म क्या है, ये टीचिंग मेथड को शेप करता है बाय फोकसिंग ऑन वैल्यूज, करेक्टर बिल्डिंग एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, और ये किसी भी मटेरियल थिंग्स को डाउन रखता है एज कंपेयर टू आवर आइडियाज एंड वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। हाउ डाइवर्स सोशल फैक्टर्स लाइक कास्ट, क्लास, रिजन एंड लैंग्वेज इफेक्ट द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। सोशलाइजेशन बेटा आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो यही पूछ रहा है कि सोशलाइजेशन आपका जो आपका कास्ट है, क्लास है, रिजन है, लैंग्वेज है, वो कैसे बच्चे की सोशलाइजेशन प्रोसेस को इफेक्ट करता है, और इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं अपना आंसर। तो सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है जिससे बच्चा जो है वो सीखता है नॉर्म्स को, वैल्यूज को, कल्चर को और एक सोसाइटी के बिहेवियर को। इंडिया में सोशलाइजेशन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है सोशल फैक्टर से, जैसे कास्ट, क्लास, रीजन और लैंग्वेज से। ये जो फैक्टर होते हैं ये बच्चे की पर्सनैलिटी और सोशल आइडेंटिटी को शेप करता है। तो कास्ट कैसे करेगा, कास्ट सिस्टम इफेक्ट करता है बच्चे के सोशल स्टेटस को और इंट्रैक्शन को। जो लोअर कास्ट वाले बच्चे होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं फेस करते हैं सोसाइटी और स्कूल में, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक चाइल्ड जो है उसको एक्सक्लूड करा जा रहा है ग्रुप एक्टिविटीज से ड्यू टू कास्ट बायर्स। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे की सोशलाइजेशन कम हो पा रही है, बच्चा सोसाइटी के साथ घुल मिल नहीं पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास। क्लास क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि एक बच्चा जो है वो पुअर है, ठीक है, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके जो फ्रेंड्स हैं उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, कि इसके पास तो फैसिलिटीज़ नहीं है, एक्सेस टू एजुकेशन नहीं, एक्सप्लोजर नहीं है। तो एक जो रिच चाइल्ड है वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा, वाइल जो पुअर चाइल्ड है उनके पास बुक्स की भी कमी होगी, ट्यूशन्स की कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है रीजन। रीजन भी इफेक्ट करता है बच्चे के
सोशलाइजेशन को, रूरल और अर्बन बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के लाइफस्टाइल और थिंकिंग को। फॉर एग्जांपल जो रूरल चिल्ड्रन है यानी कि गांव का बच्चा है वो ट्रेडिशनल कस्टम को फॉलो करेगा, वही जो अर्बन यानी कि शहर का बच्चा है वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एक्सपोज होगा। नेक्स्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज भी इफ़ेक्ट करती है आपके सोशलाइजेशन को। लैंग्वेज कम्युनिकेशन और लर्निंग एबिलिटी को शेप करती है। तो एक चाइल्ड जो है जो डिफरेंट मीडियम में पढ़ रहा है मे फील हेसिटेंट टू स्पीक, ठीक है। तो इसीलिए कास्ट, क्लास, रीजन और लैंग्वेज जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे के सोशलाइजेशन प्रोसेस को, बच्चे के चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस को इफेक्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को इफेक्ट करते हैं और बच्चे के सोशल बिहेवियर को भी इफेक्ट करते हैं इंडियन सोसाइटी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन फॉर पीस? एजुकेशन फॉर पीस क्या होता है? आपको कोई भी दो इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखने हैं। सो एजुकेशन फॉर पीस जो है इसका मतलब क्या होता है? रेफर्स टू एन एजुकेशनल अप्रोच जो एम करती है कि डेवलप करे वैल्यूज़ को, एटीट्यूड्स को, नॉलेज को और स्किल्स को, जो कि बहुत ज़रूरी है क्या प्रमोट करने में? हार्मनी, नॉन वायलेंस, कोऑपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करने में। ये एक लर्नर को प्रिपेयर करता है कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व कर पाए और एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन बने। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, सोशल डिवीजन बढ़ रहा है, तो पीस एजुकेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस, ये प्रिंसिपल क्या सिखाती है? ये प्रिंसिपल बच्चों को सिखाती है कि हमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को विदाउट एग्रेशन सॉल्व करना है। रेलिवेंस देखें तो आज की सोसाइटी में कॉम्युनल टेंशन्स और बुलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से टॉलरेंस इन स्कूल हेल्प्स बिल्ड अ हार्मोनियस environment. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ये एम्फसाइज करता है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर और रिलीजन। रेलिवेंस क्या है कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में हम इंश्योर कर रहे हैं इंक्लूसिव क्लासरूम को और यही प्रमोट कर रही है डेमोक्रेटिक वैल्यू को और डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस कर रही है। कंक्लूजन क्या है कि एजुकेशन फॉर पीस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक रिस्पॉन्सिबल, टॉलरेंट और सोशल अवेयर सिटीजन बनाने में, मेकिंग दीज गाइडिंग प्रिंसिपल हाईली रेलिवेंट इन टूडेज एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 और ये क्या बोल रहा है कि एजुकेशन क्या है एज अ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज। तो ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है, ये आपको बताना है। सो एजुकेशन और सोसाइटी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। एजुकेशन नॉट ओनली ब्रिंग सोशल चेंज, लेकिन ये इन्फ्लुएंस भी करता है बाय चेंजेस इन सोसाइटी, यानी कि जो अगर सोसाइटी में कुछ चेंज होगा तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज होगा। तो ये दोनों ही मीन्स और प्रोडक्ट है सोशल चेंज का। एज अ मीन्स ऑफ सोशल चेंज ये अवेयरनेस स्प्रेड करता है, साइंटिफिक थिंकिंग बच्चों में लाता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज डालता है। ये हेल्प करता है कि जो सोशल इविल्स है वो कम हो पाए और ये सोशल मोबिलिटी को इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की वजह से सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करता है। देन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सोशल नीड्स। करिकुलम और पॉलिसीज को मॉडिफाई करा जाता है टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल चेंजेस के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल एजुकेशन और स्किल बेस्ड करिकुलम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी मॉडर्न सोसाइटी को। क्रिटिकल व्यू देखें तो एजुकेशन अलोन कैन नॉट चेंज सोसाइटी विदाउट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। सो एजुकेशन जो है वो दोनों ही सोसाइटी को शेप करता है एंड इज शेप्ड बाय इट, ठीक है, मेकिंग द रिलेशनशिप म्यूचुअल एंड डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20 और ये कह रहा है राइट योर व्यूज ऑन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 यूडीएचआर 1948 विद सुइटेबल एग्जांपल्स। अब देखो, सोशियो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और आपको नहीं समझ आता कि आंसर कैसे फ्रेम करना है।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर 1948 ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो अडॉप्ट करता है बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन 8 दिसंबर 1948। इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं और फ्रीडम होता है जो बिलोंग करता है हर एक ह्यूमन बीइंग को, रिगार्डलेस कि वो कौन सी नेशनैलिटी से बिलोंग करता है, कौन से रेस से, रिलीजन से या जेंडर का है। ये फाउंडेशन होता है मॉडर्न ह्यूमन राइट लॉ का, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी एंड डिग्निटी, कि हर एक ह्यूमन क्या है, फ्री है और इक्वल है। लॉ अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट इक्वालिटी इन इंडिया। देन वी हैव राइट टू एजुकेशन, यानी कि हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। देन वी हैव राइट टू फ्रीडम, कि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और एक्सप्रेशन हर एक इंडिविजुअल के लिए है। एक सिटीजन जो है वो अपने ओपिनियंस को फ्रीली डेमोक्रेसी में एक्सप्रेस कर सकती है। देन वी हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि ये प्रोहिबिट करेगी स्लेवरी को और कुछ भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट अगर हो रही है तो उसको। सो यूडीएचआर 1948 हाईली रिलेवेंट है आज से, क्योंकि ये प्रमोट करता है इक्वालिटी को, जस्टिस को, ह्यूमन डिग्निटी को, फॉर्मिंग द मॉरल फाउंडेशन ऑफ अ पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रूसी बैक टू नेचर। तो ये आप बताओ बैक टू नेचर क्या है, इसका मतलब। जो स्टेटमेंट है बैक टू नेचर उन ये दिया है जीन जैकियस ने, एक ये फेमस नेचुरिस्ट फिलोसोफर है। ये इन्होंने बिलीव करा कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो नेचुरली गुड है, बट सोसाइटी जो है इनको करप्ट कर देती है। देयरफॉर एजुकेशन शुड फॉलो नेचर एंड अलाउ द चाइल्ड टू डेवलप फ्रीली विदाउट अननेसेसरी सोशल रिस्ट्रिक्शन। नेचुरल डेवलपमेंट में क्या आता है कि एजुकेशन जो है वो बच्चे के नेचुरल इंटरेस्ट, एबिलिटी और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देन लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, कि बच्चा जो है जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है अपने नेचर के साथ तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ों को समझ पाता है एज कम्पेयर टू बुक्स में पढ़ने से। देन फ्रीडम इन एजुकेशन, कि बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए एक्सप्लोर और लर्न करने के लिए विद मिनिमम इंटरफेरेंस फ्रॉम द टीचर। अपोजिशन टू आर्टिफिशियल सोसाइटी, यानी कि यूज बिलीव करते थे रिजिड रूल्स और सोशल कस्टम को स्पॉइल, कि वो ये जो रिजिड रूल्स है, सोशल कस्टम है, ये स्पॉइल कर रहा है नेचुरल गुडनेस को एक बच्चे के। तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं कि इंस्टेड कि हम साइंस को बच्चे को टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ाएं, टीचर उनको क्या कहाँ लेके जा सकती है, प्लांट्स और एनिमल्स के पास डायरेक्टली उनको इंटरेक्ट करवा सकती है। तो बैक टू नेचर जो है वो नेचुरल ग्रोथ, फ्रीडम और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता है। Next is question number 22. Describe differences between contemporary child rearing practice and traditional practices. ट्रेडिशनल मतलब जो पुरानी प्रैक्टिसेस टीचर्स फॉलो करती थी वो। तो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो मेथड्स और अप्रोचेस है जो पेरेंट्स और सोसाइटी यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चे को रेस करने के लिए। ओवर टाइम ये प्रैक्टिसेस जो है वो चेंज हुई है मॉडर्नाइजेशन की वजह से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। कंटेम्प्रेरी चाइल्ड रियरिंग जो है वो डिफ़र है हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से बहुत सारे एक्सपेक्ट्स में। कैसे? अप्रोचेस टू डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल में क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, ठीक है, और कभी कभी कॉर्पोरल पनिशमेंट भी मिलती थी। लेकिन कंटेम्प्रेरी में यानी कि आज के टाइम पे हम ज़्यादा डायलॉग पे, अंडरस्टैंडिंग पे और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे ध्यान देते हैं। देन रोल ऑफ चाइल्ड भी अलग हुआ है। ट्रेडिशनल में बच्चा जो है वो बड़ों की बातों को सुनने को उनको ऑर्डर दिया जाता था, बट आज के टाइम पे बच्चा अपने ओपिनियन को और अपने चॉइसेस को आगे रखता है और उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करा जाता है। देन एजुकेशन एंड करियर चॉइस, ट्रेडिशनल क्या था कि पेरेंट्स ही बच्चों के करियर पाथ को चूज करते थे, डिसाइड करते थे। लेकिन आज के टाइम पे बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ को चूज करते हैं। देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले के टाइम पे लिमिटेड एक्सपोजर था मीडिया का, और आज के टाइम पे हाईली डिजिटल डिवाइसेस है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट के लिए और लर्निंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23।
जो लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 का, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल वैल्यूज? सोशल वैल्यूज क्या होती है? एज टीचर एक्सप्लेन एनी 2 क्लासरूम एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग द सोशल वैल्यूज। ओके, सो सोशल वैल्यू जो है ये एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड होते हैं बिहेवियर के, जो गाइड करते हैं कि इंडिविजुअल को इन सोसाइटी। इसमें आपके अलग अलग वैल्यूज आ जाते हैं, जैसे सच्चाई, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल वैल्यू हेल्प करते हैं कि हार्मनी और डिसिप्लिन बने रहे एक सोसाइटी में, और ये एसेंशियल होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट, बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। मीनिंग क्या है सोशल वैल्यू का? ये मॉरल प्रिंसिपल होते हैं जो रेगुलेट करते हैं सोशल बिहेवियर को। ये प्रमोट करते हैं पीसफुल कोएक्सिस्टेंस को और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को। ये हेल्प करते हैं इन डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल एंड डेमोक्रेटिक सिटीजन। अब कुछ एक्टिविटी है इसको प्रमोट करने के लिए, जिसमें एक्टिविटी 1 है ग्रुप डिस्कशन और कोऑपरेटिव लर्निंग हम करवा सकते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप में जब बच्चे काम करेंगे तो ये कोऑपरेशन, टीम वर्क और रिस्पेक्ट दूसरों के ओपिनियन की इसको प्रमोट करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 में हम करवा सकते हैं रोल प्ले और वैल्यू बेस्ड स्टोरी टेलिंग। बच्चा जो है वो कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज को एक्ट आउट करेगा, ठीक है। सो सोशल वैल्यू जो है वो शेप करते हैं बच्चे के करेक्टर को, सोशल बिहेवियर को, और टीचर इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रमोटिंग देम थ्रू मीनिंगफुल क्लासरूम एक्टिविटीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 3। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 यानी कि 8 मार्कर्स को सॉल्व करने वाले हैं।